नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जनतंत्र टीवी पर और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। हरियाणा सरकार कोविड से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसको लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन तो कर ही रहे हैं, साथ ही प्रदेश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं। हरियाणा में कोरोना मरीजों से मनमानी के खिलाफ भी हरियाणा सरकार का चाबुक चल रहा है। शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मिलने के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 2 आईएएस की टीम गठित की है, जो कि मरीजों से मनमानी फीस वसूलने वाले अस्पतालों पर नजर रखेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। साथ ही हरियाणा सरकार ब्लैक फंगस से निपटने के लिए भी तमाम उपाय कर रही है। इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। सर, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। इसी के साथ हमारे साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के एडिटर आशीष अग्रवाल भी जुड़े हैं, जो कई मुद्दों पर करेंगे हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी से बातचीत। आशीष, ओवर टू यू। शुक्रिया मोनिका, बहुत स्वागत है स्पीकर साहब आपका जनतंत्र टीवी के ऊपर। पहला और सीधा सवाल मेरा यही है आपसे कि आपने सीधे हरियाणा में प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ आपने सीधे प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसी कितनी शिकायतें आपके पास आ रही थी और क्या कुछ वो शिकायतें थी कि जिसके लेकर आपको सीधे इनके खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा? स्पीकर साहब। देखिए आशीष जी, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला। मैंने तो सिर्फ जो पेशेंट हैं, जो कोरोना से पीड़ित मरीज हैं, उन लोगों के साथ जो जाति हो रही है, उस जाति के खिलाफ एक आवाज़ उठाई है कि जो लोग आज कोरोना के समय पीड़ित हैं, परिवार पूरे का पूरा, कई परिवार ऐसे हैं जो पूरे के पूरे परिवार ख़त्म हो गए इस कोरोना के अंदर। एक केस मेरे पास जो है, जैसा आपने कहा, मेरे पास केसेस आ रहे हैं। मेरा ख्याल है अभी तक 20 या 22 केस ऐसे हैं जिन लोगों ने ओवर चार्जिंग की शिकायत की है। ऐसे लोगों को जिन्होंने शिकायत की है, ओवर चार्जिंग की शिकायत की है, और एक परिवार ऐसा जिसके अंदर उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उनकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई, और अब वो केवल अकेली महिला और एक 13 वर्ष की बच्ची है जिसको 15 लाख रुपए का बिल देना पड़ा। तो ऐसे परिवार जो इस कोरोना के कारण आज बर्बाद हो चुके हैं, और ऐसे समय में जो कुछ लोग इस अवसर का फ़ायदा उठा करके गरीब लोगों को निचोड़ने का काम कर रहे हैं, गरीब लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाने का प्रयास किया है। और मेरे पास मैंने खुद जा कर के यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, पंचकूला के विशेष तौर पर, उन हॉस्पिटल्स के अंदर जा कर के वहाँ जानकारी ली, वहाँ से रिकॉर्ड मंगवाए हैं, और उसके बाद हमारे डिप्टी कमिश्नर ने एक कमेटी का गठन किया, और उस कमेटी के अंदर एडीसी की अध्यक्षता में वो कमेटी गठित हुई। उस कमेटी के अंदर 8 मेंबर थे, जिसमें 4 डॉक्टर थे और 4 सीनियर डॉक्टर थे। उन डॉक्टर्स ने ये रिकमेंड किया है कि ये जो मैंने एक 5 केस लेकर के मैंने कहा कि इनकी छानबीन करिए, इन केसेस के अंदर कहाँ जाती हुई है। तो ऐसे फैक्ट सामने आए हैं कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, उस सरकार की गाइडलाइंस के अलावा उनको वायलेट करते हुए जो रेट्स चार्ज किए गए हैं, उनके अंदर कई जगह तो 250 गुना का फ़र्क है, कई जगह 200 गुना का फ़र्क है। ये जो बिल मैं जैसा कह रहा हूँ कि एक बिल है 18 लाख रुपए का, एक्चुअल में उसके 5.5 लाख रुपए बनते हैं। तो लगभग 13 लाख रुपया उनसे एक्स्ट्रा चार्ज किया है, जो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे इस समय के अंदर एक बहुत बड़ा एक जुल्म है ऐसे गरीब लोगों के ऊपर। ठीक है स्पीकर साहब, सवाल ये है कि आप खुद कई अस्पतालों का निरीक्षण करने गए, आपने कई अस्पतालों का निरीक्षण किया। स्पीकर साहब, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। स्पीकर साहब, मेरा सवाल यही था कि आपने पंचकुला के कई प्राइवेट अस्पतालों का निरीक्षण किया, लेकिन उसके बावजूद
जो कई प्राइवेट अस्पताल थे उन्होंने जो अपनी मनमानियां हैं वो नहीं छोड़ी, मरीजों को उसी तरह परेशान किया गया। तो क्या ये जो हमारा सिस्टम है पूरा, हम चाहे उसमें स्वास्थ्य विभाग की बात करें या दूसरे जिला प्रशासन के अधिकारियों की बात करें, क्या इनका कंट्रोल ऐसे प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर से खत्म हो गया है कि ये अपनी मनमानियां इस कदर कर रहे हैं कि आप जैसे लोग वहां पर निरीक्षण करने जाते हैं उसके बावजूद ये मरीजों को परेशान कर रहे हैं? नहीं, देखिए, बात आशीष जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि या तो इनकी जो पहुंच, जो अपने आप को समझते हैं कि कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी बिल जो है वो किसी भी रेट के ऊपर वो वसूल करके उनको कोई कहने वाला नहीं है। और एक केस मेरे पास ऐसा आया भी है कि पारस हॉस्पिटल को आज से लगभग 3 महीने पहले 2 लाख रुपए की उनकी रिकवरी के नोटिस जो है वो सीएमओ ने दिया था। जो पिछले कोविड के समय 2 लाख रुपए जो पारस हॉस्पिटल है उनने ज़्यादा चार्ज किए थे, इसी प्रकार से कमेटी का गठन हुआ, लेकिन सीएमओ के आदेशों के बावजूद अभी तक उन्होंने 1 पैसा भी पेशेंट को रिफंड नहीं किया है। तो मैं समझता हूं कि मैंने इसीलिए सरकार के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे मुखिया हैं, जो इस कोविड को रोकने के लिए, कोविड महामारी के अंदर दिन रात एक करके गरीब लोगों को सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं, कोविड पेशेंट की सहायता का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ध्यान में भी मैं संज्ञान में लेकर के आया हूं कि सरकार क्या चाह रही है, किस प्रकार से गरीब लोगों की सहायता करना चाहती है। लेकिन कुछ लोग अपनी मनमानी के द्वारा इस सरकार को भी बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं और गरीब लोगों का भी शोषण कर रहे हैं। तो ऐसे शोषण को रोकने के लिए ऐसे जो सरकार, ये जो हॉस्पिटल है, जो निजी हॉस्पिटल है, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि ये जो हॉस्पिटल्स हैं इनके ऊपर पेंडेमिक एक्ट के तहत और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत और जो एक प्रॉफिटियरिंग एक्ट के तहत और चीटिंग के एक्ट, मैं चीटिंग की 2-3 जैसे आपके ध्यान में चीज़ें लाना चाहूँगा कि जो कमेटी की फाइंडिंग्स हैं, वो फाइंडिंग्स के अंदर कमेटी ने लिखा कि जो रेमडेसिविर के जो इंजेक्शन हैं वो एक पेशेंट को 6 लगते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं लगते, 6 का कोर्स है। ऐसे बिल हैं जिनके अंदर 9 या 10 रेमडेसिविर इंजेक्शन जो हैं उसका बिल पैसे चार्ज किए गए हैं। आप देखिए कि एक पेशेंट जो 11 घंटे सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर रहता है और 23 जो ये अप्रैल है, 23 अप्रैल को 12:59 पर एडमिट होता है, शाम के रात के 12 बजे तक 11 घंटे बैठते हैं। उस 11 घंटे की बजाय 36 घंटे के पैसे उस जो पेशेंट है उससे ऑक्सीजन के पैसे चार्ज किए गए हैं। एक जो इंजेक्शन है, ये कमेटी की फाइंडिंग है कि मार्केट के अंदर 12,500 रुपये का मिलता है, उस इंजेक्शन की कीमत जो उन्होंने चार्ज की है वो 33,000 रुपये की है। इस प्रकार की जो ग्लेयरिंग जो इन हॉस्पिटल के द्वारा मनमानी की जा रही है, मैंने कहा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि ऐसे जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने अपने आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर श्री अनिल विज से भी कहा है, उनको भी मैंने कहा है कि ऐसे लोगों के ऊपर वो कार्रवाई करें। और मुख्यमंत्री जी ने कल जब मैं मिला था, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि ऐसे सभी लोगों का हम एक स्पेशल ऑडिट कराएंगे, ऐसे सभी हॉस्पिटल्स का स्पेशल ऑडिट होगा और ऑडिट के अंदर जिन लोगों से, जिन पेशेंट से ओवर चार्जिंग की गई है, जितने पैसे फालतू लिए गए हैं, उसकी वो सबको वापसी कराएंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। उन्होंने 1-2 सीनियर IAS ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई। ठीक है, एक स्पीकर साहब, मेरा अमित अग्रवाल जी जो PS to CM है, हाँ PS CM, और राजीव अरोड़ा जी जो DG हेल्थ सर्विसेज हैं, जो ACS हेल्थ सर्विसेज। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी आशीष जी। स्पीकर साहब, क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पर जाने से पहले एक मेरा आपसे सवाल है कि आपने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करीबन 10 दिन पहले की थी,
जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक कमेटी का गठन किया था एक आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में। लेकिन अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब 10 दिन में वो कमेटी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई और विधानसभा स्पीकर पूरे मामले में लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप लगातार उन लोगों की आवाज उठा रहे हैं जो कि कोरोना के साथ साथ ऐसे अस्पतालों की मनमानी से पीड़ित हैं, तो क्या अब जो नई कमेटी की बात की जा रही है वो कमेटी पूरी तरह से पुख्ता होकर कार्रवाई करेगी सर? देखिए आशीष जी, मैंने आज सुबह ही आदरणीय अनिल विज जी से बात की थी और ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी थी जी, उसकी फाइंडिंग्स उनसे साझा की थी। उन्होंने एक बात कही है कि ये जो सारी कंप्लेंट्स आपके पास आई हैं, ये सारी कंप्लेंट्स मुझे भेज दीजिए। ये जो डॉक्टर शालीन के नेतृत्व में जो कमेटी बनी है, मैं इस कमेटी से इन सब को वेरीफाई कराऊंगा और जो जो भी दोषी पाए जाएंगे हॉस्पिटल, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो ये आश्वासन श्री अनिल विज जी ने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो दिया है और मुझे पूरी आशा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी ऐसे जो लोग हैं जो इस कोविड काल के अंदर भी ऐसे गरीब लोगों को शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। स्पीकर साहब, मैं आपसे चर्चा यही कर रहा था कि कोरोना को लेकर जो अस्पतालों ने अपनी मनमानी की, उसको लेकर अब लगातार आप कार्रवाई करवाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ भी आपने लगातार चर्चा की और अब 2 अधिकारियों की जो कमेटी है वो बनी है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब इन अस्पतालों के ऊपर शिकंजा कसेगा और जो लोग हैं पीड़ित, उनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर आई सर, क्या लगता है कि अनुमान से ज्यादा जो विकराल रूप इसने लिया, क्या सिस्टम में कहां चूक हुई, क्यों समय पर अंदाजा नहीं लग पाया? स्पीकर साहब, देखिए आशीष जी, सरकार ने पूरी क्षमता के साथ, पूरी तैयारी के साथ आज कोविड का मुकाबला किया है। चाहे वो हमारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार है, चाहे वो हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की सरकार है, पूरा क्षमता के साथ, पूरी मेहनत के साथ दोनों सरकार ने, विशेष तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रयास के साथ इस सेकंड जो वेव आई थी, कुछ इसके अंदर डिफरेंट था। पिछली जो पहली वेव आई थी, अब की बार जरा ज़्यादा घातक सिद्ध हुई है, लेकिन इसके ऊपर आज जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, आज जो खबरें आ रही हैं, आप देख रहे हैं कि ये सेकंड वेव अब अपना ख़त्म होने की ओर आगे बढ़ रही है। यहाँ पर चाहे वो हमारा ट्राई सिटी है, पंचकूला, चंडीगढ़, मोहाली, यहाँ पर केसेस के अंदर बहुत बड़ी कमी आई है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो केसेस की कमी आई है और अन्य प्रदेशों के अंदर भी, चाहे मध्य प्रदेश है या अन्य प्रदेश हैं, उन प्रदेशों के अंदर भी कोरोना के जो केसेस हैं वो कम हुए हैं और उनके ऊपर लगातार जहाँ भी जिस चीज़ की भी आवश्यकता हुई है, चाहे वो आप ऑक्सीजन गैस को देख लीजिए, ऑक्सीजन की कमी एकदम, इस बात की जानकारी शायद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा ये भयंकर बीमारी जो है इसका रूप धारण करेगी और ऑक्सीजन की हमें इतनी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जिस मेहनत के साथ, जिस शिद्दत के साथ केंद्र सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो हवाई जहाज़ के माध्यम से, चाहे वो रेल के लगा करके वहाँ पर ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया है। और हर प्रदेश के अंदर, केवल ये नहीं कि जो भाजपा का शासित केंद्र है, प्रदेश है, हर प्रदेश के अंदर ये जो ऑक्सीजन गैस की कमी है उसकी पूर्ति की है। स्थान स्थान पर नए जो ऑक्सीजन बनाने के जो हॉस्पिटल्स के अंदर ये लगाए जा रहे हैं ताकि और ऑक्सीजन की अधिक पैदावार हो सके, उत्पादन हो सके। यहाँ तक के जो इसके अंदर जो फैक्ट्रियों के अंदर ऑक्सीजन चल रही थी, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा लेकिन हुआ मैं है। समझता जी, मेरा अगला सवाल स्पीकर साहब इसी से जुड़ा हुआ है। आपने भी लगातार प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ जो लोगों से इस तरह की अवैध वसूली कर रहे थे, मनमाने रेट वसूल रहे थे, आपने उनके खिलाफ लड़ाई शुरू की। जो बीजेपी के आपके पार्टी के नेता हैं, चाहे उसमें हम राव इंद्रजीत सिंह की बात करें या दूसरे कई नेताओं की हम बात करें,
अब वो भी मांग कर रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल जो मनमानी करते हैं, इनकी मनमानी पर नकेल कसने के लिए हरियाणा सरकार को एक कानून बनाना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई में हरियाणा में कोई ऐसा कानून लाने की जरूरत है? नहीं, देखिए विजय, जहाँ तक जानकारी है, ऑलरेडी क्लिनिकल जो एक्ट है वो हरियाणा में बन चुका है। अभी जो पिछले सेशन के दौरान ये क्लिनिकल एक्ट जो है वो हरियाणा के अंदर लागू हुआ है, और उस एक्ट के लागू होने से जो इन हॉस्पिटल्स के ऊपर जो वो शिकंजा कसा जाएगा, नकेल कसी जाएगी। देखिए, हॉस्पिटल्स जो हैं एक सेवा का माध्यम समझा जाता है, एक सेवा की श्रेणी में आता है। डॉक्टर्स को भी हम भगवान के रूप में देखते हैं। ऐसे समय में जब देश को ज़रूरत है वो ऐसे लोगों की, वो सेवा भी कर भी रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो कोरोना के योद्धा जो फ्रंट पर आकर के हॉस्पिटल के अंदर 24-24 घंटे ड्यूटी करके हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो एक दुकानें बन चुकी हैं, दुकानदारी करने वाले जो लोग हैं, वो इस समय का नाजायज़ फ़ायदा उठाने चाहते हैं। आशीष जी, मेरे सामने एक लिस्ट है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से जो रेट तय किए गए हैं, अभी जो सिटी स्कैन का, HRCT चेस्ट का सरकार ने 2100 रुपये तय किया है, और ये जो पारस हॉस्पिटल है 7200 रुपये चार्ज कर रहा है। इस प्रकार का रेट है। अभी जो IL6 है 1000 रुपया सरकार ने तय किया है, उन्होंने चार्ज किए हैं 4480 रुपये। RD डाइनर जो है 400 रुपया सरकार ने तय किया है, वो चार्ज कर रहे हैं 1990 रुपये। तो इस प्रकार से, क्योंकि आम जो पेशेंट है जो वो अपने दुख से ग्रस्त है, उसको इन रेट्स के बारे में पता नहीं है कि क्या चार्ज कर रहे हैं, और जो बिलिंग होती है उसके अंदर हर एक आदमी ये जो मेडिकल टर्मिनेशन जो है, इनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो है इससे ज्ञात नहीं है, उसको जानकारी नहीं है, तो इसलिए उसको बहुत लूटा जा रहा है। तो ऐसी लूट के खिलाफ चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह जी मांग कर रहे हैं या और सारे लोग, मेरे पास हरियाणा के बहुत सारे विधायकों के फ़ोन आ रहे हैं कि आप इसको विधानसभा की एक कमेटी गठित करिए जिसके अंदर विधायक हो, और इन सारे जा कर के जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जहाँ जहाँ की शिकायतें हैं, वो खुद वहाँ कमेटी जा कर के उनको वेरीफाई करे और उनके खिलाफ एक्शन हो। तो हम इसके बारे में भी विचार कर रहे हैं कि क्या इसकी आवश्यकता है या नहीं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरा ये प्रयास है, और मुझे लगता है कि आप सब लोगों के सहयोग से हम ऐसे जो समय का दुरुपयोग करके इस जो विपदा का समय है, ऐसे समय में जो शोषण कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। ओके, ठीक है स्पीकर साहब, क्योंकि समय का अभाव है, आप पंचकुला से आते हैं, वहां के भी कुछ जो मुद्दे हैं वो मुझे उन पर भी आपसे चर्चा करनी है। पंचकुला में डंपिंग की समस्या बनी हुई है, उसके समाधान का क्या कुछ इंतजाम किया जा रहा है सर? कब तक वो डंपिंग की समस्या को हल कर लिया जाएगा? ये मैं जल्दी से चाहूंगा कि आप मुझे जवाब इसके दें, क्योंकि मेरे पास अब समय का बहुत अभाव है। देखिए आशीष जी, हाँ बिल्कुल आशीष जी, देखिए हमने जो डंपिंग ग्राउंड की समस्या है उसके समाधान के लिए हमने 32 करोड़ रुपए का टेंडर जो है ऑलरेडी दिया है, जहां पर जो एग्जिस्टिंग प्रेजेंट जो डंपिंग ग्राउंड है वहां से जो ये वेस्ट है इसको वहां पर से उठा करके इसकी जो खाद बनाई जा रही है इसको वहां से शिफ्ट किया जा रहा है, और वहां जो डंपिंग ग्राउंड की साइट है वहां पर हम ये कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट या कोई पार्क वहाँ पर वो करने वाले हैं। लेकिन जूरीवाला के अंदर ऑलरेडी वहाँ पर 10 एकड़ ज़मीन अक्वायर हो चुकी है, बहुत सारी परमिशंस हो चुकी हैं, लेकिन केवल क्योंकि 6 साल से ये पेंडिंग था, वो NGT की जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक इसकी परमिशन दोबारा से हमें लेनी पड़ रही है। जो ही परमिशन आएगी तो हमारा ये जो डंपिंग ग्राउंड है आपस ऑलरेडी जो है उस प्रोसेस में है, और वो वहाँ से शिफ्ट होकर के जूरीवाला में चला जाएगा। ठीक है, एक मैं अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि रेलवे का जो अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज का प्रोजेक्ट है वो अभी पेंडिंग है। रेलवे का अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज का प्रोजेक्ट अभी पेंडिंग है, कब तक पंचकुला के लोगों को ये मिल जाएगा सर? देखिए आशीष जी, जो ROB है सेक्टर 19 के अंदर, मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी बताना चाहूँगा जी कि कांग्रेस के समय में
ये भाई सुरजेवाला जी जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे और कांग्रेस के हमारे विधायक डीके बंसल ने एक प्रश्न पूछा था कि यहाँ पर सेक्टर 19 के लोगों के यहाँ आरओबी की डिमांड है, वो मिलनी चाहिए। तो सुरजेवाला जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह दिया था कि यहाँ पर आरओबी नहीं बन सकता, लेकिन वहाँ की डिमांड को देखते हुए, ज़रूरत को देखते हुए मैंने ये प्रयास किया और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उसके अंदर हम सफल हुए हैं। ये जो आरओबी का काम है लगभग 75% काम पूरा हो चुका है। कल ही मैंने आरओबी के वहाँ पर जाकर के विज़िट किया था, आरयूबी का भी विज़िट किया था, आरओबी का विज़िट किया था। वहाँ पर सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी बीआरआर, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि आपस के अंदर थोड़ा कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण और इस कोरोना के काल के कारण इसमें लगभग 7-8 महीने का डिले हुआ है। लेकिन मैंने कल ही सभी अधिकारियों से कहा है कि दिवाली से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है और उसके लिए कहीं अगर आपको दिक्कत आती है वो मुझे बताएं, लेकिन ये हर हालत में दिवाली से पहले प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए। ये लोगों को आरओबी समर्पित होना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, आप हमारे साथ जुड़े और बेबाकी के साथ आपने उन तमाम सवालों का जवाब दिया जो हरियाणा की जनता जानना चाहती थी, पंचकुला की जनता जानना चाहती थी। आपने समय निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।